अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश की इस आसमानी मंज़र से मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जब मैं बचपन से देखता हुआ ख्वाब पूरा करने जा रहा हूँ। इन ऊंचे पहाड़ों के बीच और बादलों से भी ऊपर। यह है मेरा पहला सोलो पैराग्लाइडिंग का सफ़र। हिम्मत चाहिए थी और अल्लाह का नाम लेकर मैं निकल चला हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। इसी दौरान आपको कुछ लफ्ज़ सुनाएंगे और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शायद इससे आपको भी थोड़ी रेफरेंस मदद मिल जाएगी कि आप भी कोशिश करेंगे ऐसी कुछ दास्तान जो ज़िंदगी भर आपको याद दिलाते रहेगी कि कैसे आपने खौफ को अंजाम दिया और अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, अपने ख्वाब को पूरा किया। ये वैसे ही एक मंज़र है जहाँ पे हम सबको ये लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, ये मुश्किल है, ये मेरी बस की नहीं है। ऐसा सारा कुछ जब सोचते हो तो तब जाके आपको एक बैक ऑफ द माइंड एक वो जज्बा निकल के आता है कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। 7 साल का जब था मैं, तो मेरे फादर की साइकिल पहले लेके मैं निकल पड़ा था, हाफ पेडल करते हुए। जाके मैंने दूर जाके गिरा मिट्टी में, बहुत मज़ा आया। ज़ख्मी हो गया था। मेरी दादी आई थी, आके देख रही थी कि मेरे पूरे घुटने छिले हुए हैं। बहुत गुस्सा किया। बट उस दिन मैं पहली बार 7 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख लिया था, वो भी बड़ी वाली। और मेरी दादी कहती थी, तुम्हारे उम्र के हिसाब से काम किया करो, तुम इतना बढ़ क्यों जा रहे हो, अभी तुम वक्त है बड़े होने के लिए, छोटी साइकिल चलाओ। नहीं, मुझे बड़ी चलानी लगानी है। तो ऐसे ही एक 40 साल के हो गए हम यहाँ पे, और ऐसे ख्वाहिशें आई हैं दिमाग में, दिल में। देखते हैं कि कई सारे लोग कर रहे हैं। पिछली बार जब लद्दाख गया था तो ये पता चला मुझे, तो ठान नहीं थी कि टैंडम तो हमने कर लिया वहाँ पे, अब करेंगे तो रियल इम्पैक्ट। तो 10 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है बीर बिलिंग में, जहाँ पे आपको चाहिए थोड़ी बहुत फिटनेस, क्योंकि 6 दिन आप ग्राउंड पे भागोगे 8 से 10 किलोमीटर 2 बार दिन में। भागते हुए पीछे एक बैग आपको बोझ लगाया जाएगा, जो कनोपी का, ये जो पैराग्लाइडिंग का बैग, उसको लेते हुए आपको पतंग के जैसे उड़ना है। बचपन में हमने पतंग बहुत उड़ाया होगा, राइट? सबको पता है कैसे पतंग उड़ाते हैं, कैसे उस धागे को लेके उसको थोड़ा और मलहम लगा के और बेहतर करके उससे हम कितनी अच्छी तरीके से पतंग उड़ाते थे। उसी पतंग को लेते हुए, उसके तागे को पकड़ते हुए सड़क पे भागते थे, जबकि वो पतंग उड़ते हुए आपके ऊपर आता है। वैसे ही एक मंज़र है यहाँ पे, जहाँ पे आप खड़े हो ज़मीन पर और आपको आपका ट्रेनर बताएगा कि दौड़ो, तो आप पीछे आपका पैराग्लाइडिंग बांधा हुआ है उन तागों जैसे एक क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ। उस स्ट्रिंग्स को लेके आप दौड़ोगे और जब वो 90 डिग्रीज़ का आ जाएगा तो तब जाके आप छलांग लगाओगे। अगर 90 डिग्रीज़ में आपका कनोपी उड़ के आपके एग्जैक्ट सिर के ऊपर नहीं आता है तो आपको इंस्टेंटली ब्रेक मारना है। 6 दिन हमने ग्राउंड में ट्रेनिंग की इसी को लेके कि कैसे 90 डिग्रीज़ को लाना है। 2 हाथों में आपके लीवर्स हैं कंट्रोल करने के लिए, हवा का रुख जानना है। हम रुके हैं यहाँ पे हवा का रुख देखने के लिए, हमारे ट्रेनर हमें इशारा देंगे। हमारे पास बांधे हुए हैं 2 रेडियो वॉकी टॉकी, जो आप थोड़ी बहुत सुन पाएंगे। और जैसे ही इशारा मिलता है मुझे सीधे दौड़ना है और हवा में छलांग मार देनी है। हमने 2-4 बंगी जंप किए हैं ऋषिकेश में, और
लद्दाख में हमने टैंडम पैराग्लाइडिंग की, तो ऊंचाई से हमें डर नहीं। ये आ गया इशारा, दौड़ना शुरू। दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते, अरे वाह, ले उड़ गए। अरे वाह भाई, ये नंबर 1 फीलिंग है। यहाँ पे है जो ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन धड़कन आपकी होती है, जो शायद आप पहली बार किसी से लव प्रपोज करेंगे ना, तब आपकी धड़कन ऐसे होती है। इसके बाद पता नहीं कब आती होगी, मे बी जब शादी होकर बीवी से प्यार हो जाता है तो शायद वहाँ पे भी ऐसी धड़कनें चलेगी। वैसे ही यहाँ पे एक दौड़ के जाके जब पहाड़ से आप छलांग लगाते हो, आप ज़िंदगी की एक ऐसी चीज़ को आपने हासिल कर लिया जहाँ पे आप हवा में हो भाई, 8000 फीट ऊपर, 8000। अब थोड़ी देर में आप देखोगे कैसे हवा मुझे और ऊपर खींच लेके जाता है। पहली कोशिश कामयाब हमारी, दौड़ के आके 3 अटेम्प्ट मारे हमने, चौथे अटेम्प्ट में हम छलांग लगा दिया, बिकॉज हमारा 90 डिग्रीज में कनोपी आया नहीं था। वहाँ पे देख पाएंगे आप कि मेरे कमर के पास 1-2 स्ट्रिंग्स लगे हैं जिसके बलबूते पे मैं यहाँ पे उड़ रहा हूँ। मेरे सीने के पास भी 2 और स्ट्रिंग्स हैं, जो 4 स्ट्रिंग्स जाते हैं जो पूरी बॉडी को लटकाते हुए इस पर्टिकुलर सफ़र पे ले जाते हैं। मेरे दोनों हाथ में 2 लीवर्स हैं, जो लीवर है वही ब्रेक्स हैं, वही डायरेक्शन है, वही कंट्रोल्स हैं, उसी में सब कुछ बांधा हुआ है। इस लीवर को लेके मैं जो भी करूँगा उसके हिसाब से ये पतंग जैसा पैराग्लाइड उड़ेगा। 8000 फीट ऊपर, 4 पहाड़ पीछे, छलांग लगाई है। वो सामने राइट साइड पे आपको दिखेगा एक छोटा सा नज़ारा जो वाइट कलर का दिखता है, छोटा सा। वहाँ पे जाके हम लैंड करेंगे। करीब करीब 15 मिनट से 20 मिनट का सफ़र रहता है, डिपेंड होता है आप कितनी जल्दी उतरना चाहते हो। कोई लोग तो घंटे घंटे भी चलते हैं। प्रोफेशनल्स यहाँ से छलांग लगाते हैं और मनाली में जाके वो क्रॉस कंट्री करते हैं, कभी मैराथन जैसा 4-5 घंटे उड़ते हैं। तो यहाँ पे जो पतंग जैसे ये जो पैराग्लाइड है, हवा का रुख जान के अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जितनी मर्जी चाहो उड़ सकते हैं। आपको चाहिए अच्छी हवा, आपको चाहिए एक खुला जहाँ पे कोई बारिश ना हो, ना कोई तेज़ स्टॉर्म जैसे हवा ना हो। अल्टीमेटली ऊपर जो है वो एक फाइबर से बना हुआ एक पतंग जैसे एक कनोपी है जो आपको घेरा हुआ है, एंड उसी के बदौलत आप ये 100 kg का बॉडी वेट लेके आप यहाँ पे उड़ रहे हो। ये पर्टिकुलर जो मेरा जो वेंचर है, ये पहला सोलो है मेरा। यहाँ पे मेरे साथ 2 लोग जुड़े हुए हैं। 2 लोग, एक ज़मीन पे मेरा ट्रेनर बाइनोकुलर से मुझे देख रहा है, पीछे मेरा दूसरा ट्रेनर जो था, जो पहाड़ से मुझे छलांग लगाने में, वो भी वहाँ से थे। दोनों देखते हुए दोनों के साथ कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास मेरे सीने में एक वॉकी टॉकी लगा है और साइड पे एक और पैराग्लाइडिंग इक्विपमेंट के ऊपर लगा हुआ है। ये दोनों साइड से कम्युनिकेट करते हैं। प्रॉब्लम यह रहता है इसमें कि 100,000 फीट के करीब ही आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीछे वाला पहला 1000 फीट करता है, उसके बाद हमारे सामने वाले साहब टेक ओवर कर लेते हैं जैसे ही ये कट ऑफ हो जाता है। ये टावर से चलता है, आपको पता ही है वॉकी टॉकी ऐसा थोड़ा अनरियलिस्टिक रहता है, वो छूट के आता है। इसमें थोड़ा खौफ रहता है क्योंकि ये आवाज़ छूट जाती है, रुक जाती है, तो थोड़ी देर मैं घबरा जाता हूँ कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है। फिर जैसे ही नेटवर्क में आता हूँ फिर आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब उड़ते हो तो आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप अपने आप पे हो, आपने एक ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी फैसला लेके आप यहाँ पे आ गए हो और ये उड़ रहे हो। यहाँ से कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो आपको पता है ख़तरा क्या है। अब खतरा तो सब चीज़ में है। जब मैंने साइकिल चलाया था तो वो वही खतरा था जितना मैंने बाइक चलाने में हुआ था, जितना मैंने कार चलाने में किया था। और मैं तो कार कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक 5 लाख किलोमीटर कर चुका हूँ सफ़र। तो रोड का
बेसिक एसेंस, कॉमन सेंस तो मुझे पता ही है। स्टीयरिंग पकड़ के हमने कितने हादसों को हैंडल किया है, तो वही कॉन्फिडेंस है। ये भी गाड़ी चलाने जैसा ही है। ये मेरा LLR है। LLR बोले तो क्या है कि ये मेरा गाइडेड टूर है, जहाँ पे मुझे वॉकी टॉकी पे गाइड कर रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। बस ड्राइवर आपके साथ में नहीं बैठा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे गलती करो तो आपको पता ही है मुझे बोलने की बात। बट यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी बात है कि आपको एक बैकअप मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कर रहे हो वो गड़बड़ अगर हो जाती है तो क्या करोगे। ऊपर तो पतंग जैसे ही एक फाइबर है ना, वो तो कुछ भी हवा के से पलट जाएगी, फटेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे सिचुएशन में कुछ होता है तो आप क्या करोगे। बट सिंपल सा सवाल है। एक है कि आप कोशिश करोगे कि इसी कैनोपी को ठीक करोगे। उसका एक तरीका है जो बताया गया है, वो तरीका हम अपनाएंगे। अगर वो नहीं होता है तो लग रहा है कि आप नीचे गिरते जा रहे हो और आपको कुछ करना है, तो आपके सीट के नीचे एक बैकअप पैराशूट लगा हुआ है। उसी के ऊपर वही सीट बना हुआ है आपका, और उसी के ऊपर आप बैठे हुए हो। तो पैराशूट जब उड़ाते हो या तो एक लटक के आप उड़ते हो, या तो एक सीट जैसे बनी हुई होती है उस पर आप बैठ के जाते हो। पैराग्लाइडिंग एक अच्छा सा ऐसा है कि एक है कि जहाँ पे आपको एक सीट मिलती है, उसमें थोड़ा आपको खींच के ठीक तरह बैठना है। बाइक जैसे ही छोटी सी सीट होती है, बड़ी सी नहीं। और इसके अंदर जो पैराशूट छुपा है, अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं उतरना है तो यहाँ पे एक लीवर है जिससे आपको खींचना है और वो खुल जाता है इमरजेंसी पैराशूट। इमरजेंसी पैराशूट आपको ये करेगा कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ से वो सीधे नीचे उतार देगा। चाहे आप पानी पे हो या पेड़ों के ऊपर हो या आपका एक फ्लैट ज़मीन पे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उस पैराशूट का काम इतना ही है कि वो सीधा नीचे उतार दे आपको सुरक्षित। बट यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, बिकॉज आपके लीवर्स जो है उसमें कम कंट्रोल्स होते हैं। वो जो है वो छोटा पैराशूट है, ऐसा नहीं कि उसको लेके आप बहुत दूर सब जा सकते हैं। वो इमरजेंसी के लिए झट से उतार देता है आपको। तो वो था आपका इमरजेंसी साइड ऑफ इट, जो अभी हमने कभी कोशिश तो नहीं की। उम्मीद रखते हैं कि वो चलेगा अगर ज़रूरत पड़े तो। बट इसी को लेते हुए आगे बढ़ गए। ये देखिए ऊंचाई 8000 फीट से ऊपर था मैं। हवा ऐसे झटके में थोड़ी बहुत ऊपर लेके गई थी थोड़ी देर पहले मुझे। वो हाईवे में एक 6-8 स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, वैसा एक झटका जब मिलता है, फट 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 बोल के। ऐसा लगता है कि आपको कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप बात नहीं कर पाओगे वॉकी टॉकी में, बिकॉज थोड़ा वो टाइट है। ऐसे देखिए यहाँ पे मैं ये ऐसे हाथ पकड़ के थोड़ा सीट को ठीक कर रहा हूँ। ये अक्सर ऐसे होता है कि जब आप बाइक पे चढ़ते हो तो आपको कभी कभी वो जो नर्व है वो थोड़ी खींची जाती है, तो आप इमीडिएटली थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हो। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ये सीट जो है फिसलते रहती है, तो आपको थोड़ा बहुत वो नर्व की प्रॉब्लम आती है। तो इमीडिएटली आपको सीट ठीक करके बैठोगे तो ठीक हो जाएगा। आपका पूरा पैर का वेट लटक रहा है कहीं, उसको लैंड करने के लिए कुछ स्पेस नहीं है। तो बॉडी जो है थोड़ी बहुत बेल्ट के ऊपर निर्भर है। आपके पास देखोगे तो थाइस के ऊपर 2 मेरे ग्रिपर्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये लीवर से ज़रिए से मैं लेफ़्ट और राइट घुमा रहा हूँ, थोड़ा हल्के से एडजस्ट कर रहा हूँ। ये वैसे ही है जैसे आप क्लच और ब्रेक को हैंडल करते हैं ट्रैफिक में, बिना टक्कर दिए, बिना स्पीड बढ़ाए, बिना गाड़ी पीछे आए या सामने जाए। आपको पता है कितना दूर जाना है, वैसे ही आपको यहाँ पे ये दोनों लीवर को रख के मैनेज करना है। इसका जो चलाना का जो पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास सिर्फ 2 ही हैंडल में है, इसी को लेके आपको हैंडल करना है। एक समंदर के वेव्स के जैसे आपको आना है। ऊपर से जब आते हो तो उस वेव्स के जैसे आप राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, और हल्का सा ब्रेक्स को ज़्यादा दबाते हुए आओगे। जैसे जैसे आप अप्लाई करोगे ब्रेक्स को, वैसे वैसे नीचे थोड़ी थोड़ी आओगे। तो जैसे सीढ़ियों से उतर के आते हैं हम, आप समझ लीजिए या ऊपर से सीढ़ी से आपने शुरू कर दिया। आप सीढ़ी से राइट साइड, मतलब सीढ़ी बोलता हूँ तो स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स के राइट साइड पे गए आपने, वहाँ से आपने फिर लेफ़्ट ली, फिर स्लोली आपने राइट साइड वाली स्टेयर्स पे आए, फिर राइट साइड, फिर लेफ़्ट साइड। जैसे आप स्टेयर से नीचे आते हो
वैसे ही पैराग्लाइडिंग को उड़ाते हो। ये जो उड़ाने का जो ये पैटर्न है, ये आप पहले 6 दिन में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे आप ज़मीन में यही पैराग्लाइड को लेते हुए दौड़ते हुए प्रैक्टिस करते हो। रोज़ का 10 किलोमीटर का एक प्रैक्टिस सेशन रहता है। सुबह में 3 घंटे, शाम में 3 घंटे, दोपहर में आपको रेस्ट मिलता है। उस रेस्ट में आप सोचते हो कि काम कर लोगे, कुछ होता नहीं है। हालत इतनी फट जाती है कि जाके गर्म पानी डाल के आपको पैरों को, आपके बॉडी को, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको दर्द होगा, वो सारी चीज़ों को ठीक करना है। बिकॉज़ हम भी ऐसे नहीं है, 20 साल के तो नहीं रहे, 40 साल के हो गए हैं, और अब आई है ख्वाहिश ऐसी चीज़ों करने की। उस दौरान जब ख्वाहिश थी तब हम साउथ में थे तो हमें पता भी नहीं था। अब हम 40 में नॉर्थ पे आए हुए हैं, हमें ये चीज़ की पता चली। और भाई तो एडवेंचर सुनते ही अंदर से एक भावना आ जाती है जो पूरी करनी है। पायलट तो बन नहीं पाए, बट ये तो कर सकते हैं। तो बस देखिए, यहाँ पे उड़ते उड़ते हम आ रहे हैं राइट साइड टू लेफ़्ट साइड। ये हमारा लेफ़्ट साइड पे वो वाइट कलर जो बिल्डिंग है वो होटल है जहाँ पे हम ठहरे थे 10 दिन के लिए। तो 6 दिन हमने यहाँ पे उड़ान लगाया, ट्रेनिंग की। 7वें दिन हमारा फर्स्ट सोलो है और हमने सक्सेसफुली 3 अटैम्प्ट ट्रायल लेके चौथे में उड़ पड़े। कितना अच्छा नज़ारा है, देख पाएंगे आप। ये पर्टिकुलर पैडी फील्ड के ऊपर से आते हुए धीरे 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 आते जा रहे हैं हम। और हमारी जो धर्मपत्नी बीवी है वो वहाँ पे नीचे खड़ी हुई है, उम्मीद लेके कि मैं सही चलाऊँगा। मैंने बोला टेंशन ना लो। ये आ गए हमारे फोटोग्राफ़र, हमारे ट्रेनर और हम बीवी दोनों खड़े हुए हैं। ब्रेक लगाओ, ब्रेक 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 ब्रेक। ये आ गया, धड़ा डाक डाक। अरे वाह, ये हुई ना बात। हो गया जी हमारा सफ़र पूरा। 15 मिनट की राइड, 10 मिनट का वहाँ पे प्रिपरेशन। चाहो तो और भी कर सकते थे, बट हमारा पहला अटेम्प्ट था तो उन्होंने बोला 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करोगे। तो बस सुरक्षित पहुँच गए। आपकी 40 साल की मुराद पूरी हो गई और आप सेफली उतर गए। हमारे ट्रेनर थोड़ी खफा है हमसे, क्योंकि 2 बार हम उनकी बात सुन नहीं पाए, बिकॉज़ नेटवर्क हमारा छूट छूट के आ रहा था। वो सोचने लगे कि हम ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं हवा में। कौन करेगा भाई मस्ती, हालत फट के आती है वहाँ पे। पहली उड़ान है, इतनी ऊंचाई कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है। फ़्लाइट के अंदर से बैठ के देखा है। अब खुद से चेहरे पे ऐसी हवा आ रही थी कि वहाँ पे आपको पूरा फेस फ्रीज हो जा रहा था। ना कुछ एहसास ही नहीं है, इतनी ठंडी हवा। ऐसा एक ज़ोर से एक विंड की एक गूंजने की आवाज़, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि ये आपने सही किया कि गलत, बट साथ ही साथ मज़ा भी आता है। धड़कनें इतनी तेज़। हमारी मोहतरमा आ गई वहाँ पे, दुआ करते हुए बैठी थी वो वहाँ पे नीचे पड़ते हुए कि भाई मेरे शोहर को सही सलामत ला लेना। तो यही है आप हमारी एक ये पर्टिकुलर राइड के बारे में। वो देखिए हम ऊंचाई पे, ये सेकेंड राइड था हमारा जहाँ पे ऊंचे तो हाइट्स पे हम काफ़ी दूर है, दिखता नहीं है आपको ऊपर कैम से, बट नीचे वाला जो खड़ा होता है उसको दिखेगा। तो वो जो हाइट्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बीर बिलिंग जो है वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट साइट है इन चीज़ों के लिए। सितंबर में यहाँ पे दुनिया भर से 300 से 400 लोग जुड़ते हैं वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारवां फेस्टिवल जैसे होता है इसको लेके। तो उसी चीज़ों को ढूंढते हुए हम यहाँ पहुँच गए। कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ये चीज़ जाके कहीं दूर दूर स्विट्ज़रलैंड में इधर उधर करते हैं, बट हमारे ओन बीर बिलिंग में ये बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, पहले टैंडम राइड कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि कैसे लगता है एक्सपीरियंस। टैंडम राइड में आपको पता चल जाता है कि आपकी ऊंचाई की ताकत कितनी है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक बार ऊंचाई का अंदाज़ा हो जाता है। हमने ऋषिकेश में जैसे बताया था आपको बंगी जंपिंग किया, तो ऊंचाई से हमें थोड़ा भी खौफ नहीं है। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे ये करने आ गए। जब लद्दाख में हमने देखा कि बहुत से लोग सोलो जंप कर रहे हैं, तो तभी हमने पता चला कि ऐसा भी होता है यहाँ पे, कि ट्रेनिंग भी होती है। तो हमारी पहली ट्रेनिंग पूरी हुई और हमने आज पहला जंप पूरा कर लिया।
और इसी दौरान हमने सीख भी लिया कि हवा को कैसे पहचानते हैं, डिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं, कम्युनिकेशन को कैसे समझते हैं, अंदर का खौफ को कैसे आप हैंडल करते हैं, और बिना डरे, बिना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लिए आपको इत्मीनान से, आई मीन विद ऑल द पेशेंस, आपको आराम से चलाना है, आपको घबराना नहीं है। इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो डरेगा वो, नहीं बोलूँगा मैं वो तो वो परेशान होगा। तो डर के आगे जीत है बोलते हैं, तो वैसे ही एक चीज़ है यहाँ पे। डरते हुए हम निकल पड़े, थोड़ी बहुत खौफ थी हमारे में भी। वहाँ ऊपर जाने के बाद कई लोगों को होता है कि साले कहाँ आके फंस गया है, फट के हाथ में आ जाती है सबकी। बट ऐसा भी सुना है कि बहुत से लोग जाने ट्रेनिंग सब लेने के बाद पहाड़ पे जाके वापस आ जाते हैं, करते भी नहीं एक्टिविटी। मेरे साथ भी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में वैसे ही एक सिचुएशन आया था कि मैं दौड़ के जा रहा था, बट मेरा दिमाग और दिल ऐसे धड़क रहा था कि मेरे हाथ कंट्रोल में ही नहीं थे। वो झट से ब्रेक मार देते थे, पूछते ही नहीं थे परमिशन। उसको लगता है कि खतरा है, दिमाग बोलता है खतरा है, और हाथ अपने आप ब्रेक मार देता है और मैं खड़ जाता हूँ, रुक जाता हूँ। ट्रेनर परेशान, वो बोलता है क्या हुआ? बोल रहा भाई साहब ऐसा एक मंज़र है जहाँ पे मेरे हाथ और मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं उड़ूँ बट ये छोड़ ही नहीं रहा है। फिर बोला कि थोड़ा बहुत लंबी सांसें लो, थोड़ा बहुत कंट्रोल पे लाओ, और तुम्हारी धड़कनों को थोड़ा आराम करो, पानी पियो। फिर हमने चौथी बार छलांग लगाई और ये उड़ पड़े। भाई ये उड़ के देखोगे ना तभी ये मज़ा समझ में आएगा। बोलने से मैं बोलने से शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा, बट जब आप खुद ही उड़ोगे तो तभी समझ में आता है इसका मज़ा क्या है। ऐसा डेप्थ है आपके सीने में, ऐसा एक हेवीनेस आता है। वो हेवीनेस जैसे मैंने शुरू में बताया था, सिर्फ आपको अगर किसी को प्रपोज कर रहे हो ना, तब जाके ऐसा खौफ आता है कि पता नहीं वो मानेगी नहीं मानेगी। हमने तो ऐसे कोई अटेम्प्ट की नहीं है, बट सुना है, मेरे ट्रेनर बता रहे थे कि ये एक फर्स्ट लव का जो फीलिंग होती है वैसे ही रहता है ये तो बात सिंपल सी है, खतरों से खेलना अच्छी बात नहीं है, बट खतरे को अगर आप पहचान के कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं तो वो पॉसिबल है। दैट इज़ व्हाट आई जस्ट डिड हियर, अ पैशन एंड अ ड्रीम। पायलट नहीं बन पड़े तो क्या हुआ, पैराग्लाइडर तो बन गए, उड़ना तो सीख गए। हवा का रुख पता है हमें आज। व्हाट इट मीन्स इज 4 और उड़ान लगाएंगे हम ऐसे, और फिर हमें मिलेगा P1 P2 सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के ज़रिए हम इंडिया में कहीं भी उड़ सकते हैं, बट विथ गाइडेंस, विच मीन्स मेरे साथ एक ट्रेनर गाइडर जो पैराग्लाइड का P5 सर्टिफाइड है, वो गाइड करेगा मुझे रेडियो के ज़रिए, तब मैं उड़ सकता हूँ। अब मैं यहाँ रेंटल में ले सकता हूँ, या ईच कनोपी को 2-2.5 लाख रुपए का आता है, वो ख़रीद के भी मैं उड़ सकता हूँ कहीं भी जाके। तो जो काफ़ी रईस होते हैं वो सब अपना ओन कनोपी ख़रीदते हैं और यहाँ आके उड़ान भरते हैं। तो वो सारी बड़ी ख्वाहिशें तो नहीं है हमारे लिए। इस कोर्स के लिए ही हमारा लाख रुपए का खर्च हुआ है। इसके अंदर सिर्फ कोर्स का फ़ीस नहीं है, उसके अलावा आपको किट भी है। जूते आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखने हैं, एंकल नी तक आपका कवर करे जैसे जूते लेने हैं। तो हमने कुछ अच्छे से जूते ख़रीदे थे जो वाटरप्रूफ और पैर को सुरक्षित रखें, जस्ट इन केस इम्पैक्ट होता है नीचे। जब लैंडिंग करते हैं अगर गलती करते हैं तो वो इम्पैक्ट पैर पे आता है। आपको इत्मीनान से काफ़ी हल्के से उतरना है। यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड सोलो में हम आराम से आ रहे हैं, और ये उतरते हुए ब्रेक को सही नहीं लगाया तो झटके से उतरोगे आप, तो पैर पे आपके बोझ हो सकता है। ये हमारा परफेक्ट लैंडिंग था और झट से हम उतर गए। तो इसके तरीके में उतरने के लिए आपको अच्छे जूते चाहिए, आपका बॉडी कैम, आपका कैमरा, आपकी जैकेट्स, आपको सिक्योरिटी के लिए जो जो चाहिए उसका एक 20-25 हज़ार का खर्च आएगा। फिर 10 दिन का स्टे, खाना पीना, आना जाना, वो आपका ट्रैवल कॉस्ट है। तो मोटा मोटा 1.5 लाख पकड़ के चलिए आपकी इस पर्टिकुलर बचपन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। करके टाइट करके भी आप कर सकते हो 70, 80, 90 हज़ार में,
बट वही है कि आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे, वो देखने वाली बात है। तो बस हमने एक उम्मीद करी थी और उस उम्मीद को हमने 2 साल प्रिपेयर की माइंड को। 22 में हमने लद्दाख में ये देखा था और हम 24 में कंप्लीट कर चुके हैं और हम लाइसेंस होल्डर हो गए हैं P1 P2 के। बस उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इसी दौरान हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप भी प्लान कीजिए सो दैट हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी दास्तान जहाँ पे आप अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं और मंजिल पहुँचते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी एक और दास्तान में, एक और कोशिश में। तब तक अलविदा लेते हैं। आपका भाई, आपका दोस्त सैयद अहमद तमीम। अल्लाह हाफिज़।